जो गरीब बच्चे हैं। तो इसमें 6 से 14 वर्ष तक के 25% जो गरीब बच्चे हैं उसका दाखिला प्राइवेट स्कूलों को करना होगा। और यदि वो ऐसा नहीं करते हैं या उनसे जबरदस्ती बाद में फीस लेते हैं, तो अगर कोई भी इस तरह की कुछ गड़बड़ करते हैं, गलत चीज करते हैं, तो उस स्कूल के ऊपर 1 लाख रुपए का जुर्माना, उसके बाद पर डे 10,000 रुपए तक, और उसकी मान्यता रद्द हो सकती है। इन चीजें उस प्राइवेट स्कूल के साथ गवर्नमेंट कर सकती है। क्यों कर सकती है? क्योंकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम एक कानून बन चुका है, और जब कोई भी चीज कानून के रूप में आ जाती है तो हम सबको बिना किसी भेदभाव के, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में हैं चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में हैं, आपको उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना ही होता है। यदि हम तीसरी विशेषता की बात करें या तीसरे जो इसका मेन प्रोविजन उसकी बात करें, तो जो विकलांग बच्चे हैं यानी जो डिसेबल्ड पर्सन होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनके लिए यह मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की जो उम्र है, अभी हम 6 से 14 वर्ष कह रहे हैं, लेकिन उनके लिए जो ये एज है वो 18 ईयर्स कर रखी है, यानी कि 14 वर्ष से बढ़ाकर उनके लिए जो आयु है वो 18 वर्ष रखी गई है। एक और अगर हम बात करें कि जो बच्चों को ये मुफ्त शिक्षा जो मतलब उन्हें प्रोवाइड करानी है, उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? उसकी जिम्मेदारी हमारी जो सेंटर है, यानी कि हमारी जो केंद्र सरकार है, और साथ ही जो हमारी हर राज्य में जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, जो राज्य की सरकारें हैं, उनकी ये जिम्मेदारी होगी कि सभी तक इस शिक्षा के अधिकार द्वारा सबको वो अधिकार मिले, सभी साक्षर हों, शिक्षित हों, और कोई भी शिक्षा से वंचित ना रह पाए। और आप और हम सब देखते भी हैं कि इस एक्ट के आने के बाद हमारा जो साक्षरता दर है वो कहीं ना कहीं बढ़ा है, और इवन जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें एक अवेयरनेस आई है। एडमिशन टाइम पे सभी टीचर्स मतलब डोर टू डोर एक कैंपेन चलाते हैं और ये पता करते हैं कि कहीं कोई बच्चा शिक्षा से वंचित तो नहीं है। यदि वो वंचित होता है तो उसका रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसके पेरेंट्स को समझाते हैं। इट मीन्स जो सेंटर और जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है उसकी सारी जिम्मेदारी है। और क्या मेन प्रोविजंस हो सकते हैं? अगर हम कहें कि भाई जो स्टूडेंट टीचर जो रेशियो होता है, जैसे कि हर स्कूल में क्या होता है, हर लेवल पर कहें, प्राइमरी लेवल पे अलग होता है, आगे जो आपका मिडिल लेवल आता है उस पे अलग होता है, जिसे हम सेकेंडरी लेवल भी कह देते हैं, आगे कॉलेजेस वगैरह में अलग होता है। वो क्या होता है कि भाई कितने स्टूडेंट्स पर टीचर्स कितने होंगे, यानी कि कितने बच्चों के ऊपर कितने स्टूडेंट्स के ऊपर कितने टीचर्स की अपॉइंटमेंट होगी, यानी उनकी भर्ती होगी। तो आरटी जो एक्ट आया हमारा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया, इसने क्लियर कर दिया कि यदि किसी कक्षा में 30 बच्चे हैं, 30 स्टूडेंट हैं, तो उसके लिए एक टीचर होना चाहिए, यानी बच्चों के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, तो उस रेशियो को इन्होंने क्या कर दिया, प्राइमरी लेवल पर 30 स्टूडेंट्स के लिए एक टीचर जरूर होना चाहिए। आवाज आ रही है स्टूडेंट्स? एम आई ऑडिबल? यस मैम। ठीक, यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? यस मैम। ओके ओके बेटा, आगे चलते हैं हम। तो हमने देखा कि इस आरटी एक्ट के तहत जो प्राइमरी लेवल है उस पर रेशो फिक्स कर दिया गया छात्र शिक्षक का, यानी कि स्टूडेंट टीचर का, कि भी 30 के अनुपात में एक यहाँ पे क्या होगा, टीचर होगा। उसके बाद घंटे भी फिक्स किए गए। वो कैसे किए गए कि जो आरटी एक्ट है उसमें प्राइमरी यानी कि प्राथमिक स्तर पर जो न्यूनतम शैक्षणिक घंटे, यानी कि जो कितने घंटे पढ़ाई कराई जाएगी, वो हमारे कौन से होते हैं, हमारे जो शैक्षणिक घंटे कहते हैं, वो 800 किए गए फिक्स। और जो हमारे वर्किंग डेज होते हैं, यानी कि जो आपके कार्य दिवस हैं, वो 200 दिन इसमें निर्धारित किए गए कि टीचर्स को प्राइमरी लेवल पे 200 दिन तक पढ़ाई करानी पड़ेगी, और उसका जो घंटे हैं वो 800 घंटे इन बच्चों को पढ़ाना ही पड़ेगा। साथ ही साथ इन्होंने जो उच्च प्राथमिक स्तर है, यानी कि जिसे हम मिडिल स्कूल्स कहते हैं, जिसमें कक्षा 6 से 8 तक के बच्चे होते हैं, वहां पर इन्होंने जो स्टूडेंट और टीचर का जो रेशियो है वो 35 बच्चों के ऊपर एक टीचर होना चाहिए, ये इन्होंने इसमें फिक्स कर दिया। और साथ ही वहां पे जो शैक्षणिक घंटे हैं, यानी कि जो घंटे होंगे, जो पढ़ाई का टाइम होगा वो 1000, और जो हमारे उनके वर्किंग डेज हैं, यानी कि जो कार्य दिवस होंगे वो 220 कार्य दिवस इन्होंने फिक्स कर दिए कि एटलीस्ट आपको इतने एक साल में जब आप पढ़ा रहे हो तो आपको इतने दिन आना ही पड़ेगा और इतने घंटे बच्चों को पढ़ाना ही होगा। अब हम बात करें कि शिक्षा को हम प्रमोट कर रहे हैं, यानी कि एजुकेशन को हम प्रमोट कर रहे हैं, उसके लिए हमें फैसिलिटीज तो देनी होंगी। वो फैसिलिटीज किस तरीके से दी गई? वो फैसिलिटीज इस तरीके से दी गई कि जो कक्षा 1 से 5 है, यानी कि जो प्राइमरी स्टूडेंट्स हैं, उन सबके लिए सुविधा करनी पड़ेगी कि विद इन 1 किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर के अंदर ही स्कूल की व्यवस्था सरकार को, राज्य सरकार को करनी ही होगी। मान लीजिए कई बार क्या होता है कि कोई दूर के जो बच्चे हैं वो कहते हैं हमारे आसपास कोई स्कूल नहीं है, जब सर्वे करते हैं
हमारे आसपास कोई स्कूल नहीं है, इसीलिए हमने बच्चों का स्कूल में एडमिशन नहीं करवा रखा है। तो क्या किया कि विद इन 1 किलोमीटर, मतलब हर 1 किलोमीटर के बाद आप आजकल देखते हैं आप हर गांव में कोई ना कोई स्कूल मिलेगा, बल्कि कई गांव में तो जो बड़े गांव होते हैं वहां पे 2-2 या 3-3 स्कूल भी हमें देखने को मिलते हैं। तो प्राइमरी लेवल पे क्या कर दिया, 1 किलोमीटर के अंदर ही कोई ना कोई स्कूल आपके लिए जरूर उपलब्ध होगा जिसमें आप अपने बच्चे का एडमिशन करवा सकते हैं। अगर हम मिडिल लेवल पे देखें, क्योंकि हम 14 वर्ष तक की बात कर रहे हैं इसमें, तो कक्षा 6 से 8 यानी कि 6 to 8 क्लास के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए स्कूल जो है वो अरेंज करने होंगे विद इन 3 किलोमीटर। यानी कि हम कह सकते हैं कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए विद्यालयों की जो दूरी है वो 3 किलोमीटर होनी चाहिए, कि 3 किलोमीटर के अंदर अंदर आपको कोई भी मिडिल स्कूल जरूर मिलेगा जिसमें आप अपने बच्चों को एडमिशन दिलाकर उन्हें शिक्षित कर सकते हैं। मैम एक के 6 पॉइंट में और क्या प्रोविजंस हो सकते हैं? हेलो एक्सक्यूज मी हाँ जी मैम। बच्चे। मैम ये पीछे हाँ जी बेटा बोलो। 6th में तो प्राथमिक स्तर और 8th में उच्च प्राथमिक स्तर, इसका मतलब क्या है? हाँ मैं बताती हूँ, मैं भी वही बोल रही हूँ। प्राथमिक स्तर मतलब प्राइमरी लेवल, कक्षा 5 तक, ठीक है। और जो अपर प्राइमरी है उसको या तो मिडिल स्कूल कह देते हैं या उच्च प्राथमिक स्तर कह देते हैं। यानी कि जो क्लास है हमारी वो 6 से 8। प्राथमिक स्तर जो आ गया वो आपका क्लास 1 to 5 यानी कि कक्षा 1 से 5 तक। और उच्च प्राथमिक स्तर कह सकते हैं यानी कि अपर प्राइमरी लेवल, या आप मिडिल स्कूल कह सकते हैं, उसमें जो आपकी होंगी उसमें कक्षा यानी क्लास 6 to 8। क्लियर है बेटा? यस मैम। ओके बेटा। तो जो किलोमीटर इन्होंने किए हैं ये क्या किया है, जो प्राइमरी लेवल है, ठीक है, जो प्राइमरी लेवल है उसमें 1 किलोमीटर, और जो मिडिल स्कूल है जिसे हम उच्च प्राथमिक स्तर कह सकते हैं या अपर प्राइमरी लेवल, उसके लिए 3 किलोमीटर इन्होंने फिक्स किया है। अब हम और प्रोविजंस देखते हैं कुछ। अगर बीच में क्लास रुक जाती है बेटा और हमारा वैसे तो कंप्लीट होने वाला है, तो मुझे और भी आपसे बात करनी तो कंटिन्यू कर लेना, दोबारा से रिज्वाइन कर सकते हैं आप। कोई भी बच्चा मान लीजिए वो 9 साल का मैम ये है होती नहीं और है क्लास दोबारा से। हो जाएगी बेटा, मैं करती हूँ डेली, ठीक है। अभी आप ये लेक्चर कंटिन्यू करने दो। अगर कोई भी बच्चा 9 साल का है, ठीक है, और उसने एडमिशन नहीं लिया है, तो आरटी एक्ट में क्या प्रोविजन कर दिया कि क्लास 4th में भाई डायरेक्ट, क्योंकि उसकी एज क्या हो चुकी है, वो 9 साल का हो चुका है, उसको नर्सरी में तो एडमिशन नहीं देंगे। इसके लिए क्या प्रोविजन किया इस एक्ट में कि उसको 9 साल का यदि कोई बच्चा है तो उसको डायरेक्ट क्लास 4th में आप एडमिशन दे देंगे, स्कूल वाले उसको मना नहीं कर सकते हैं इस प्रोविजन के अकॉर्डिंग, यानी कि इस एक्ट के अनुसार। उसके बाद आता है कि जो हमारी धारा 17 है, जो हमारी आरटी एक्ट की एक धारा है 17, उसमें क्या है कि बच्चों को पनिशमेंट नहीं देनी है। जैसे कई बार क्या होता था कि बच्चों को, मतलब देखो, बच्चों को डांटना, उनको समझाना वो चीज अलग है, लेकिन कई जगह ऐसे इंसिडेंट हुए जिसमें कि एक जो टीचर है उसके द्वारा बच्चों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया और इवन उनको मारपीट, मतलब बहुत ज्यादा मारपीट दिया जाता था। उस चीज की प्रोटेक्शन के लिए भी इसमें एक चीज डाल दिया कि आपको फिजिकल पनिशमेंट नहीं देनी है बहुत ज्यादा बच्चे को, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके विरुद्ध कार्रवाई हो सकती है। एक और प्रोविजन डाला, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी इसमें बनाई गई आरटी एक्ट में। उसमें क्या होता है कि गांव के कुछ जो मेंबर्स होते हैं वो उसके हिस्सा, उसका मतलब सरपंच हो सकता है, या फिर जो आपके एसएमसी मेंबर्स होते हैं वो हो सकते हैं, या जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है। मान लीजिए जैसे आप पढ़ रहे हो स्कूल में कहीं, तो आपके पेरेंट्स भी उसमें से हो सकते हैं। तो ये स्कूल मैनेजमेंट एक कमेटी बनाई गई, जो क्या होगा, किसी भी स्कूल में हेडमास्टर या जो प्रिंसिपल है उसके कोऑर्डिनेशन में बहुत अच्छे काम करवाएंगे, ताकि एक पार्शियलिटी बनी रहे, कोई पक्षपात ना हो, ट्रांसपेरेंसी हमारे बीच में बनी रहे। एक और चीज है कि जो धारा 28 में कही गई कि जो टीचर्स हैं वो प्राइवेट, अगर कोई गवर्नमेंट टीचर है तो वो प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता है। यदि कोई ऐसी चीज पाती है तो वो क्या होता है, इस कानून के विरुद्ध होगी और उसके विरुद्ध भी कोई कार्रवाई हो सकती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो शिक्षा है उसका महत्व इतना ज्यादा है कि कोई भी देश यदि आज इस 21वीं शताब्दी में कोई प्रोग्रेस कर रहा है तो कहीं ना कहीं जो श्रेय जाता है या उसका जो क्रेडिट जाता है वो उस देश में जो काम करने वाले बच्चे हैं या युवा पीढ़ी है उसको जाता है। तो इसी चीज को देखते हुए, मानते हुए, क्योंकि शिक्षा सबका संपूर्ण विकास करती है, इवन हमारे दृष्टिकोण को विकसित करती है, विकसित करने के साथ हमारा वैज्ञानिक तर्क हमारा विकसित होता है, हम अपने संस्कृति को, हमारे अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना, बहुत सारी चीजें हमारे अंदर आती हैं यदि हम शिक्षित हो जाते हैं। जो हम भेदभाव करते हैं, चाहे हम जाति के ऊपर करें, धर्म के ऊपर, लिंग, इवन उस चीज में भी हम ट्रांसपेरेंसी को अपनाते हैं और हम बहुत अच्छा बिहेव करना शुरू कर देते हैं।
इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए और सभी को शिक्षा देने के उद्देश्य से जो आरटीई एक्ट आया है 2009 में, ये बहुत बढ़िया है और ये बहुत अच्छी तरीके से काम भी कर रहा है, जिसका संपूर्ण फायदा पूरे देश में पढ़ने वाले गरीब बच्चों को, शेड्यूल कास्ट में जो बच्चे शेड्यूल ट्राइब्स में है या ओबीसी हैं या फीमेल हैं, जो लड़कियां हैं, उन सबको इसका काफी फायदा देखने को मिला है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। तो अब हम वैसे डिस्कशन करेंगे। एक बार मैं अटेंडेंस ले रही हूँ। प्रियंका, आपने अटेंडेंस ले ली बेटा? एक बार सभी अपना वीडियो ऑन कर लेंगे। प्रियंका, आप सुन पा रहे हो बेटा? यस मैम। एक बार सभी बच्चे अपना वीडियो ऑन रखेंगे, हम अटेंडेंस ले रहे हैं अभी आपकी। डन मैम। ओके बेटा, आप रिकॉर्डिंग ऑफ कर सकते हैं। ठीक है। हाँ जी स्टूडेंट्स, अगर इस टॉपिक